बॉलीवुड की गोल्डन एरा में मोहम्मद रफ़ी बन चुके थे सुपरस्टार, किशोर कुमार थे लेजेंड और मुकेश दा बन चुके थे राज कपूर की टिपिकल वॉइस। लेकिन इस दौर में एक आवाज़ ऐसी भी थी जो इन तीनों ही नाम से पीछे रह गई थी, जिसके बारे में लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड ने इस नाम के साथ कभी इंसाफ नहीं किया। 3000 गाने 14 अलग-अलग भाषाओं में और ये नाम बॉलीवुड का शायद सबसे टेक्निकल परफेक्ट नाम था। लेकिन फिर भी ये बन जाते हैं बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड सिंगर। आज की ये कहानी है मन्ना डे की। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं सिनेमा वाली बात। मन्ना डे को अक्सर कहा जाता था सिंगर्स सिंगर, यानी उस्तादों के उस्ताद। एक ऐसी आवाज़, एक ऐसा सिंगर जिसे आम जनता से ज़्यादा दूसरे सिंगर्स एडमायर करें। मन्ना डे की क्लासिकल ट्रेनिंग हुई थी उनके अंकल कृष्णचंद्रा डे से, इसलिए उनकी आवाज़ में, उनकी गायकी में हमेशा क्लासिकल डेप्थ और टेक्निकल परफेक्शन साफ दिखाई देती थी। बॉलीवुड में एक दिलचस्प पैटर्न चला आ रहा था कि जो भी गाना सॉफ्ट रोमांटिक होगा, सिंपल रोमांटिक होगा, वो हमेशा दूसरे सिंगर्स के खाते में जाता था और जब भी गाना टेक्निकली मुश्किल होता था, तो ज़्यादातर मन्ना डे के खाते में आता था। लागा चुनरी में दाग और पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, ये दोनों ही गाने इस बात का सटीक उदाहरण है। इन दोनों ही गानों में इतने डिफिकल्ट तान्स यूज़ किए गए हैं कि आज भी बॉलीवुड के सिंगर्स इन्हें गाने से डरते हैं। उस दौर के सबसे बड़े सिंगर्स में मोहम्मद रफ़ी का नाम आता था, लेकिन कई संगीतकारों का मानना था कि टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में मन्ना डे बेहद मजबूत सिंगर थे। और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण था फिल्म बसंत बहार का गाना केत की गुलाब जुई। इस गाने में क्लासिकल जुगलबंदी थी, एक तरफ थे द लेजेंडरी मोहम्मद रफ़ी तो दूसरी तरफ अंडररेटेड मन्ना डे। कई संगीतकारों ने बाद में कहा कि इस गाने में मन्ना डे की क्लासिकल मास्टरी साफ दिखाई देती है और इसलिए इस गाने को बॉलीवुड के लेजेंडरी म्यूजिकल बैटल्स में से एक माना जाता है। इसी वजह से कई लोगों ने बाद में कहा था कि बॉलीवुड में अगर कोई सिंगर टेक्निकली परफेक्ट है तो वो है मन्ना डे। बात अगर होती है म्यूजिकल बैटल की, तो इस लिस्ट में एक गाना और है जो शामिल होता है 1968 में आई फिल्म एक पड़ोसन का एक चतुरनार। ये गाना बॉलीवुड के मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स में से एक गिना जाता है। इस गाने में भी म्यूजिकल बैटल थी, एक तरफ थे द लेजेंडरी किशोर कुमार तो दूसरी तरफ अंडररेटेड मन्ना डे। ऐसा बताया जाता है कि किशोर कुमार इस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले बहुत नर्वस थे, क्योंकि उनके सामने जो शख्सियत थी वो क्लासिकल सिंगिंग में उनके मुकाबले काफ़ी मजबूत थी। तो इसलिए इस गाने के लिए एक इंटरेस्टिंग ट्रिक अपनाने के लिए किशोर कुमार को बोला गया। उन्होंने ये गाना कॉमिक स्टाइल में गाया ताकि सीन्स के साथ-साथ गाने से भी कॉमेडी क्रिएट की जा सके। इसलिए ये गाना आज भी एक लेजेंडरी सॉन्ग है। और इस गाने को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि इस गाने के भी सारे टेक्निकल डिफिकल्ट पार्ट मन्ना डे ने ही गाए थे। भीमसेन जोशी क्लासिकल म्यूजिक का एक ऐसा नाम जिसका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है और कई अवार्ड्स इन्हें दिए गए हैं। एक स्टेज प्रोग्राम में भीमसेन जोशी और मन्ना डे दोनों ही मौजूद थे। किसी ने हंस के मजाक में पूछ लिया कि आप दोनों के बीच में क्लासिकल मुकाबला हो जाए तो। इस पर भीमसेन जोशी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मन्ना डे फिल्मों में ज़रूर गाते हैं, लेकिन उनका क्लासिकल बेस बहुत ही स्ट्रांग है। ये स्टेटमेंट ये दिखाता है कि क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया में भी मन्ना डे का नाम कितना सम्मान के साथ लिया जाता था। लोग अक्सर सोचते हैं कि राज कपूर की ऑन स्क्रीन आवाज़ सिर्फ मुकेश थे, जबकि ऐसा नहीं है। राज कपूर के कई आइकॉनिक सॉन्ग्स में मन्ना डे ने भी आवाज़ दी थी, जैसे प्यार हुआ इकरार हुआ, ये रात भीगी भीगी और मेरा नाम जोकर का गाना ए भाई ज़रा देख के चलो। खासकर जब भी म्यूजिकल कॉम्प्लेक्सिटी की बात होती थी, तो राज कपूर भी मन्ना डे पर ही ज़्यादा भरोसा करते थे। मेरा नाम जोकर फिल्म का जब गाना रिकॉर्ड किया जा रहा था, ए भाई ज़रा देख के चलो, तो ये गाना सुनने के बाद राज कपूर इतने इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने कहा था कि ये गाना सिर्फ और सिर्फ मन्ना डे ही गा सकते थे। क्योंकि इस गाने में सिंगिंग के साथ जो एक्टिंग और एक्सप्रेशंस चाहिए थे वो दोनों ही मन्ना डे ने परफेक्टली डिलीवर किए थे। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ लता मंगेशकर जैसे बड़े सिंगर्स ही नहीं, बॉलीवुड के कई बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर्स भी ये मानते थे कि मन्ना डे की एबिलिटी बाकी सिंगर्स से कहीं ज़्यादा है। ऐसा ही एक नाम था नील बिस्वास, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था
कि टेक्निक, सुर और क्लासिकल कमांड की अगर बात की जाए तो शायद ही कोई दूसरा सिंगर मन्ना डे के बराबर था। ऐसा ही भरोसा था सलील चौधरी को, जिन्होंने मन्ना डे के टैलेंट का भरपूर इस्तेमाल किया। सलील चौधरी को कॉम्प्लेक्स कंपोजिशंस बनाने के लिए जाना जाता था। वो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन बनाते थे तो उनके ज़हन में एक ही नाम आता था। वो अक्सर कहते थे कि ये गाना सिर्फ़ मन्ना डे ही गा सकते थे। उनकी कंपोजिशन ज़िंदगी कैसी है पहेली इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस गाने में फ़िलॉसफ़ी भी है और मेलोडी भी। मन्ना डे की मैच्योर वॉइस ने इस गाने को अमर बना दिया। लेकिन हर कंपोज़र का अप्रोच ऐसा नहीं था। महान संगीतकार एस डी बर्मन ने मन्ना डे के साथ बहुत ही कम काम किया। मन्ना डे को सिंपल फोक बेस सॉन्ग पसंद थे और उनका मानना था कि मन्ना डे की आवाज़ ज़्यादा ही क्लासिकल और हैवी है। इसीलिए वो रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए हमेशा मोहम्मद रफ़ी या फिर किशोर कुमार को ही अप्रोच करते थे। यानी आयरॉनी ये थी कि मन्ना डे टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग सिंगर थे कि उन्हें म्यूज़िक कंपोज़र्स सिर्फ मुश्किल गाने के लिए ही इस्तेमाल करते थे। 50 साल का करियर, 14 अलग-अलग भाषाओं में 3000 गाने, लेकिन फिर भी पहचान कम। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड का अपना ही एक पैटर्न है। हर बड़े एक्टर की एक फिक्स्ड ऑन स्क्रीन आवाज़ थी। जैसे राज कपूर की आवाज़ थे मुकेश, राजेश खन्ना की आवाज़ थे किशोर कुमार और शम्मी कपूर की आवाज़ थे मोहम्मद रफ़ी। लेकिन मन्ना डे कभी भी किसी एक एक्टर की परमानेंट वॉइस नहीं बन पाई और बॉलीवुड में ये एक अलग ही फैक्टर था। बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता। टैलेंट के साथ पब्लिसिटी, इमेज और नेटवर्किंग अपना ही एक अलग महत्व रखते हैं। मन्ना डे बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वो एक सीरियस म्यूजिशियन थे, क्लासिकल म्यूजिक को ज़्यादा महत्व देते थे और इंडस्ट्री पॉलिटिक्स से दूरी बना के रखते थे। यही वजह थी कि वो कभी बॉलीवुड की रेस का हिस्सा ही नहीं बन पाए। कई लोगों का ऐसा मानना है कि अगर वो शायद थोड़ा सा एग्रेसिव होते तो आज उनकी फेम कहीं ज़्यादा होती। बॉलीवुड ने भले ही मन्ना डे के साथ इंसाफ नहीं किया हो, लेकिन बंगाल के वो सुपरस्टार थे। वेस्ट बंगाल में मन्ना डे की पॉपुलैरिटी बिल्कुल ही अलग थी। वहाँ लोग उन्हें सिर्फ सिंगर नहीं मानते थे, बल्कि कल्चरल आइकॉन मानते थे। अपने करियर के अंत में मन्ना डे को भारत के सबसे बड़े अवार्ड्स मिले, पद्मश्री, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के जैसे अवार्ड। और ये अवार्ड्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि मन्ना डे सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर नहीं थे, बल्कि इंडियन म्यूजिक हिस्ट्री के पिलर थे। गोल्डन एरा में जहाँ कई सिंगर्स बॉलीवुड में सुपरस्टार बने, वहाँ पे एक सिंगर ऐसा भी था जो शायद सबसे टैलेंटेड था, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा अंडररेटेड रह गया और उस सिंगर का नाम था मन्ना डे।